जो मैंने देखा कि चुनाव के समय में प्रधान जी जनता के कदमों में रहते हैं और चुनाव के बाद जनता प्रधान के कदमों में रहती है। लेकिन गांव के कुछ ऐसे दबंग थे जो बोलते थे कि मास्टर साहब आप पढ़ाइएगा नहीं, सब पढ़ लेंगे तो हमारे खेत में काम करो। 24 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश के मांडला में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से मुझे गुड गवर्नेंस का पुरस्कार मिला कि लिख दीजिए बम्बई भेजना है या बम्बई से चिट्ठी है, इसको पढ़ के सुना दीजिए। तो वो हमेशा चाहती मैं तो चूल्हा फूंक रही हूँ या मैं ये करूँ मेरे बच्चे कम से कम इससे आगे बढ़ के जाएं। हर माँ का एक सपना रहता है और उसमें हमें 50 लाख रुपए अवार्ड मनी के रूप में राष्ट्रपति से मिला। उस पैसे से मैंने स्कूल में सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराई। 14 नवंबर 2022 को वहाँ देश की पहली ग्रामीण स्पेस लैब की स्थापना कराई थी। मैंने गाँव में अपना मैनिफेस्टो जारी किया कि हम सबसे पहले शिक्षा पे फोकस करेंगे। गुजरात का मैंने अध्ययन किया, वहाँ की कई ग्राम पंचायतों का जाके। नमस्कार, चॉकटेल में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत के लिए सिद्धार्थनगर से श्री दिलीप कुमार त्रिपाठी जी आए हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है। दिलीप जी अपने ग्राम सभा के वर्ष 2015 से ग्राम प्रधान रहे हैं। इन्होंने मेडिवल हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया है और इन्होंने अपने गांव के स्कूल से 5वीं तक पढ़ाई की और अपने प्रयासों से वर्ष 2007 में इसे जूनियर हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकृत कराया है। इनके गांव में जो स्कूल है और उसमें सभी कक्षाएं, प्राथमिक कक्षाएं एसी लगे हुए हैं, उसमें एयर कंडीशन है। इनके गांव में पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, सीसीटीवी लगा हुआ है, जीआईएस मैपिंग है। जो काम इन्होंने किए हैं उसको देखते हुए इन्हें प्रदेश स्तर पे और देश के स्तर पे अनेक पुरस्कार मिले हैं, ग्राम सभा में किए गए काम के लिए और स्कूल में किए गए काम के लिए। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इसमें विस्तार से जानेंगे। लेकिन इसके पहले दिलीप जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने उसी गांव के स्कूल से पढ़ाई की और फिर आप यूनिवर्सिटी में गए और आपने पढ़ाई की, तो कब आपको लगा कि नहीं, आप गांव के लिए और गांव के स्कूल के लिए कुछ करना चाहिए? बेसिकली मेरी पढ़ाई चूँकि गांव में ही हुई, तो जब मेरी पढ़ाई शुरुआत हुई थी उस समय गांव में हमारे विद्यालय नहीं था। कभी किसी के खलिहान में, किसी के मकान में हमें पढ़ाई करनी पड़ती थी। बारिश के दिनों में तो और समस्याएं आ जाती थी। बड़े मुश्किल से सरकार द्वारा सन 84 में हमारे गाँव में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण हुआ और कक्षा 5वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। तो एक हिसाब से बचपन से ही मेरा उससे लगाव था और वो एक हमारे लिए वो शिक्षा का मंदिर के समान था। वो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गया शहर में। वहाँ से हमने मध्यकालीन इतिहास समाजशास्त्र से पढ़ाई की। फिर अपना रोजी रोटी के लिए, व्यवसाय करने के लिए शहरों की तरफ मैंने अपना कदम उठाया। और 2005 में मेरे साथ एक दुर्घटना ऐसी हुई कि जिसने मुझे काफ़ी झकझोर दिया। मेरी माताजी का गांव में ही सांप के काटने से मृत्यु हो गई। उस समय गांव की ये कंडीशन थी कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई गांव में आने जाने के लिए सड़क की कोई व्यवस्था नहीं थी। गांव से स्टेट हाईवे हमारा 3 किलोमीटर था, लेकिन मुख्य मार्ग न बना होने के कारण हमें 13 किलोमीटर गांव के पश्चिम से घूम के जाना पड़ता था। जब उनकी स्नेक बाइट हुई तो गांव के लोगों ने अस्पताल ले जाने के लिए ट्रैक्टर लेके आए, जो कीचड़ में फंस गया, नहीं निकला। दूसरा लेके आए तो भी ट्रैक्टर नहीं निकल पाया। बाद में किसी तरीके से उनको अस्पताल खाट पे लाद के या किसी माध्यम से ले गए। तो सुविधाओं के अभाव में और जागरूकता और एजुकेशन की कमी के नाते उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बाद में मैंने गांव वालों से बातचीत किया कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं तत्काल लेके गए, तो उन्होंने बताया कि ये थी समस्या। फिर झाड़ फूंक तमाम तरीके का उनका आया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक तो शिक्षा की घोर कमी है इनके अंदर। अगर ये पढ़े लिखे लोग होते तो शायद ये सीधे हॉस्पिटल लेके जाते। और गांव में जो सड़क नहीं बनी थी तो लोग जागरूक होते तो सड़क बन गई होती, आने जाने का माध्यम हो गया होता। तो 2005 के बाद हमने गांव छोड़ दिया और 2014 तक फिर मैं गांव नहीं गया, लेकिन गांव से जुड़ा रहा। लोग आते थे, मिलते थे। तो एक चूँकि बचपन हमारा वहीं बीता है और जन्मभूमि भी हमारी वही थी, मातृभूमि भी वही थी। तो एक व्यापार के दौरान हमें कुछ उच्च अधिकारियों से हमारा संबंध हुआ, तो मैंने अपने गांव में सड़क बनवाने का उनसे अनुरोध किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके गांव में हम सड़क बनवा दें। सड़क बन गई। तो 2014 में मैं सड़क बनवाने के लिए गांव में पहुंचा।
जब गांव में मैं सड़क बनवाने के पहुंचा तो गांव का जो वही लाल फीता शाही कि हमारा खूंटा यहीं गड़ेगा चाहे जो हो जाए, विरोध। लोगों ने एकदम से कर दिया, नहीं ये तो ज़मीन हमारी, ये ज़मीन हमारी है। हम्म। तत्कालीन जो गांव का प्रधान था वो पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा छाप थे, लेकिन वो गांव के प्रधान हो गए, चूँकि 2 ग्राम पंचायतें मिलकर एक ग्राम पंचायत थी। तो मैंने शासन पे उच्च अधिकारियों के पास भाग दौड़ लगाई कि गांव में सड़क लोग नहीं बनने दे रहे, कैसे इसका निर्माण किया जाए। तो सब जगह एक ही सवाल आता था, आप कौन हैं? गांव के प्रधान हो? नहीं। बीडीसी हो? नहीं। प्रमुख हो? नहीं। तो एक अजीब तरीके से वो हमें देखते थे कि मतलब ये कहाँ से आ गए। तो मुझे उस समय लगा कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और गांव का प्रधान इसका मतलब काफ़ी पावरफुल आदमी होता है। बिल्कुल। तो किसी तरीके से मैंने इनके पैटर्न सड़क बनवाई, जहाँ 4 मीटर बनना, 2.5 मीटर टेढ़ा मेढ़ा सांप सीढ़ी जैसा बना के, और गांव वालों से हाथ जोड़ के हमने इसलिए लिया कि भैया हम तो आपके विकास के लिए आए थे, और गांव की सड़क बन जाती तो आप ही लोग का विकास होता, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, या डर बस है जो भी रहा हो। हमारा लग रहा है हमारा यहीं तक का आपका साथ था जयराम जी की, हम चले अपने रास्ते। 2015 में पंचायत इलेक्शन का अनाउंस हुआ, और उसमें ग्राम पंचायतों को अलग करने का प्रावधान है कि अगर ग्राम पंचायतों की आबादी 1000 है और कुछ क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किए अगर आता है तो गांव अलग हो जाएगा। तो मेरा उन सभी क्राइटेरियाओं में फुलफिल आया गांव, और ग्राम पंचायत अलग हो गई, हसुड़ी और सानपुर। हाँ, ये अलग ग्राम सभा का गठन हुआ। उसके बाद चुनाव की घोषणा हुई। गांव के कुछ यूथ या और जो लोग थे हमारे साथ पढ़े थे, वो लोग आए कि आप चुनाव लड़िए प्रधान का। तो हमने कहा भाई हम प्रधान का चुनाव कैसे लड़ेंगे, आप लोग ने तो हमें सपोर्ट नहीं किया। तो बोले नहीं, उस समय हमारी मजबूरी थी, क्योंकि गांव का प्रधान जो था उससे हम लड़ नहीं सकते थे। दूसरे गांव में वोटर ज़्यादा थे, वो लोग हर तरीके से हमसे सबल थे, तो हम डरबस या भयबस जो भी जानिए, हम नहीं आपका सपोर्ट किए। लेकिन हमें लगा कि आप प्रधान नहीं हैं, बिना प्रधान होते हुए भी आप प्रधान से ज़्यादा अगर आप काम करा ले जा रहे हो, और आपने जो काम किया उसकी क्वालिटी और समर्पण देख के ये है कि आप गाँव से के विकास में विशेष रुचि रखते हैं, तो आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। लोगों ने आपको जिता दिया। चुनाव हुआ और बढ़िया एकदम चुनाव हुआ जैसे होता था, जो हम सोच के गए थे उससे भी खतरनाक चुनाव। मैंने गांव में अपना मैनिफेस्टो जारी किया कि हम सबसे पहले शिक्षा पे फोकस करेंगे, क्योंकि जब मैं गांव गया तो मैंने देखा कि जो स्कूल हमारे पढ़ाई के टाइम में एकदम चमकता हुआ एकदम मेंटेन था, वहाँ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये 2015 की बात है। 2015 में खिड़की दरवाजे टूटे हैं, बाउंड्री वाल नहीं है, बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है, लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाने नहीं भेजते हैं। टीचर हमारे पर्याप्त थे, उनमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन गांव के कुछ ऐसे दबंग थे जो बोलते थे कि मास्टर साहब आप पढ़ाइएगा नहीं, सब पढ़ लेंगे तो हमारे खेत में काम कौन करेगा। तो उन बाहर से उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, बाहर के रहने वाले थे, उनका भी था कि चलो अब हम किसी तरीके जो आ रहे हैं उन्हीं को पढ़ा रहे हैं। तो जब मैं वहाँ गया सबसे पहले स्कूल में, तो टीचर्स ने जो ये कहा हमसे कि आप चूँकि हमें मालूम है कि यहीं से पढ़े हैं, तो आपका पहला एजेंडा क्या है। तो हमने कहा कि भाई पहला एजेंडा हमारा ये है कि एजुकेशन, हम सबसे पहले शिक्षा पे ही फोकस करें। तो अंदरूनी तौर पे उन्होंने भी हमारी मदद का आश्वासन दिया। चुनाव हुआ, गांव में हमारे खिलाफ 2-3 प्रत्याशी और आए। हमारा मैनिफेस्टो था कि हम अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देंगे, गांव में इंटरनेट वाईफाई लगाएंगे, सीसीटीवी, पब्लिक एडी सिस्टम, जो तमाम तरीके की सुविधाएं जो एक शहरों में होती हैं वो मैं गांव में करूँगा। गांव ही रहेगा, लेकिन सुविधाएं सब शहर की रहेगी। दूसरी तरफ से लोग कहते थे कि नहीं आरओ का पानी अगर पियोगे तो फिर बीमार हो जाओगे, काम नहीं करोगे, बीमार हो जाओगे। सीसीटीवी लग जाएगा तो आपकी निजता का उल्लंघन होगा, आप जो है परिवार या इनके लिए बड़ी दिक्कतें होंगी, और वाईफाई लगने से बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो और पब्लिक एडेड सिस्टम लग जाएगा तो उसमें हमारे जो कोटेदार थे, हमारे जो सब आंगनबाड़ी और जो सरकारी वैसे जो कर्मचारी थे, उनको ये डर था कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो नुकसान होगा। लोगों ने भी उधर विरोध किया। हम समझाते थे राम तो दूसरी पार्टी मरा समझाती थी, क्योंकि जो हमसे चुनाव लड़ रहे थे वो धर्मगुरु थे। उनके साथ उनके जो जितने भी लोग गुरुकुल में पढ़े थे वो लोग भी आ गए, और ऐसा तर्क गांव वालों को देते थे कि दान 2 तरीके का दान होता है, एक मत दान और एक दान होता है। अगर आप सुपात्र आदमी हैं, अगर उनको आप दान देंगे तो आप सीधे स्वर्ग जाएंगे, और कुपात्र को देंगे तो नरक जाएंगे। तो स्वर्ग और नरक का चक्कर चल गया हमारे यहाँ, और पूरा फिल्मों में जैसे दिखाई देता। चुनाव हुआ, हमारे गांव के लोग डायरेक्टली तो चूंकि नहीं आ रहे थे सपोर्ट में, इनडायरेक्टली गांव की महिलाओं ने भी काफ़ी सपोर्ट किया।
क्योंकि मेरी माताजी गांव की पहली पढ़ी लिखी महिला थी, तो उनके पास महिलाएं जो बॉम्बे हमारे यहाँ गांव के ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो वो चिट्ठी लिखवाने चिट्ठी पढ़वाने के लिए आते थे। तो मैं बचपन से वो देखता था कि मतलब ये पढ़ी लिखी हैं और आज कितने घरों पे मतलब ये रोशन एक हिसाब से कर रही हैं, और महिलाओं को क्या चिट्ठी में लिख के भेजना है, क्या अच्छा आइडिया देना है, तो वो आती थी उनके पास। तो ये कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट हमें मिला, जो उस समय की उनके समय की महिलाएं थी, उन्होंने अंदरूनी फुल फ्लैश हमें सपोर्ट किया। और हमारे परिवार के भी लोगों को उतरना पड़ा। महिलाएं जो हमारे घर की महिलाएं कभी दलित बस्ती में किसी के घर नहीं गई थी, उनको घर घर वोट मांगना पड़ा। चूँकि विपक्ष हमारा ये था कि इनको किसी कीमत पर प्रधान न बनने दिया जाए, क्योंकि ये हुए तो गांव में जागरूकता आएगी, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, तो लोग हमारा जो जमींदारी शासन वाला हिसाब किताब चल रहा था वो गायब हो जाएगा। ऊपर वाले की दया से हमारा चुनाव हुआ, हम 27 वोटों से विजयी हुए। फिर हमें विपक्ष ने काम करने के लिए बोला कि हम आपको काम नहीं करने देंगे। 6 महीने तक का उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया, लेकिन उन 6 महीनों का मैंने उपयोग ये किया कि प्रधान का मायने क्या होता है, पंचायत एक्ट क्या है और प्रधान के अधिकार क्या हैं, हम कैसे एक गांव को आगे ले जा सकते हैं, देश में टॉप लेवल पर पहुंचा सकते हैं। वो 6 महीने का टाइम जो उन्होंने विरोध में मुझे लगाया काम करने के लिए, क्योंकि नई पंचायत गठन हुआ था, हमारे पास बजट जीरो था, नया खाता खुला था, पैसा आने में टाइम था, तो काम तो वैसे भी नहीं होता। फिर मैंने पूरा स्टडी कर डाला, मनरेगा एक्ट पढ़ा, पंचायत के क्या क्या कार्य हैं, पंचायत एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, राजस्व संहिता पूरी पढ़ डाली। और उसी दौरान हमने देखा कि स्कूलों पे, हर बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में लिखा रहता है बच्चों के बाल अधिकार। और फिर मैंने घर घर जब सर्वे किया तो पता चला कि मेरे गांव से लगभग साल के 10 लाख रुपए कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि हमारे विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनका यह कहना था कि साहब यहाँ तो फर्श टूटी है, खिड़की दरवाजे नहीं है, पंखा नहीं है, टाई जूता मोजा नहीं है, और बाहर जाते हैं तो हमारा बेटा अंग्रेजी में गिटपिट बोलता है। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनके अंदर ये है कि ये सुविधा यहाँ नहीं है, तो हम क्यों ना अपने स्कूल को सुविधा दें। फिर गुजरात का मैंने अध्ययन किया, वहाँ की कई ग्राम पंचायतों का जाके, जो इंडिया का पहला मॉडल विलेज है, मोदी जी ने उसको डिक्लेयर किया था, पुनसरी ग्राम पंचायत, वहाँ गया। 3-4 और ग्राम पंचायतों में गया, तो वहाँ जो मैंने देखा कि वहाँ जितनी भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो सिर्फ इस नाते की जागरूकता, लोगों का पढ़ा लिखा होना और समाज के प्रति उनका जो कर्तव्य भाव का बोध था, वो आया कहाँ से, पढ़ाई से। गांव में मैं आया तो अब सपने तो बड़े बड़े, वादे भी बड़े बड़े, लेकिन फंड्स नहीं है, खजाना खाली। तो हमारे जो वहाँ टीचर थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था, उसमें हम लोग उनको मुंशी जी कहते थे, अब तो वो नहीं है, स्वर्गीय छिपावन उनका नाम था। वो आए एक दिन हमारे घर और बोले कि बाबू आप स्कूल में पढ़े थे हमारे, हमने आपको पढ़ाया था, आज हम आए हैं, चूँकि अब रिटायर हो गए हैं, क्या करें, पड़ाव पे हम हैं, तो स्कूल की दशा देख के मुझे रोना आ रहा है, तो आप हमें गुरुदक्षिणा में कुछ दीजिए। तो हमने कहा कि बताइए गुरुजी क्या चाहिए। उनका यह था कि आप स्कूल को गोद लीजिए और उसको गोद लेके ऐसा बनाइए कि मॉडल बने। हमने उनसे वादा किया और शुरुआत की, और गांव के स्कूल को हमने ऐसा बना दिया कि लोग तमाशा देखने आने लगे। उस समय हमारे स्कूल भारत सरकार के HRD मिनिस्ट्री के फ्रंट वेबसाइट पे फ़ोटो उसकी थी, अपने बेसिक शिक्षा विभाग के ट्विटर पे भी उसका खूब नाम आया, नीति आयोग ने खूब सराहना की। आपके स्कूल की कोई छोटी सी फिल्म है, वीडियो? हाँ, ये हमारे तो उसे देख सकते हैं। हाँ, तो आइए, जो प्राथमिक और जूनियर स्कूल है हसोड़ी अवसानपुर, उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो फिल्म देखते हैं। आज के बच्चे कल के सुनहरे भारत का आधार हैं। इन होनहार बच्चों को केंद्र में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों के घोषणा पत्र में हमारे देश द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सतत विकास लक्ष्यों की 9 विषय निर्धारित किए गए एवं पंचायतों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का निर्णय लिया गया है। इसी में एक विषय है बाल मैत्री पंचायत। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतें बाल मैत्री पंचायत के लक्ष्यों की 100% प्राप्ति की दिशा में
आगे बढ़ रही हैं। ग्राम पंचायतों के जरिए बच्चों के पोषण पर कार्य हो रहा है। उनके वैक्सीनेशन की समुचित व्यवस्था की जा रही है। बच्चों के मृत्यु दर में कमी लाने के लिए और जन्म पंजीकरण कराने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए पंचायतों के माध्यम से बच्चों में पोषण की जरूरत जैसे मुद्दों पर हेल्दी बेबी शो, टॉक शो जैसे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्त आयोग की धनराशि से 79,718 शासकीय विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल मैत्री शौचालय का निर्माण, 24,580 ANM सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत एवं 83,066 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प कर बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। प्रदेश की 24,813 ग्राम पंचायतों द्वारा बाल मैत्री पंचायत के रूप में कार्य करने का संकल्प लिया गया है। ऐसी ग्राम पंचायतों में हसुड़ी औसानपुर मॉडल ग्राम पंचायत बनकर उभरी है, जिसने गुणवत्तापरक शिक्षा सुविधाओं की सहायता से सिद्धार्थनगर जिले की ग्राम पंचायत हसुड़ी औसानपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र आज दुनिया में अपने जिले के नाम का परचम लहरा रहे हैं। गांव के लगभग 200 से ऊपर बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जा रहे थे। मैंने एक सर्वे किया, उस सर्वे के दौरान मुझे पता चला कि साल भर में लगभग 10 लाख रुपया हमारे गांव का बाहर कॉन्वेंट स्कूलों में जाता है। तो मैंने उसके लिए अपने स्कूल को ही सबसे पहले हाईटेक करने का निर्णय लिया और उसमें कॉन्वेंट स्कूल के रूप में मैंने उसको कन्वर्ट किया और प्रशासन की मदद से मैंने अपने विद्यालय को इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कराया। 13 बच्चे सरकारी कर्मचारियों के पढ़ रहे हैं, जिससे कि लोगों को एक विश्वास हुआ कि अगर टीचर्स के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एजुकेशन व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और गाँव के लोगों ने फिर अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए, आज एक भी बच्चा हमारे गांव का बाहर कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ने जा रहा है। आसपास के गांव के करीब 70 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे पास में कमरे नहीं हैं, इसके नाते हमें नो एडमिशन का बोर्ड लगाना पड़ा। इस बात पर यकीन करना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल था इस विद्यालय का कायाकल्प करना। छात्रों के लिए देखे गए इस ख्वाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने रंग भरा और हसुड़ी औसानपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन कायाकल्प से जोड़ा गया। योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू हुआ। जल्द ही नतीजे सामने दिखने लगे। प्राथमिक स्कूल के भीतर स्मार्ट क्लासेस का निर्माण हुआ, कमरे वातानुकूलित हुए, प्रोजेक्टर की व्यवस्था हुई, शुद्ध पेयजल के लिए RO प्लांट लगा, सभी कमरों में CCTV लगाया गया। स्कूल में लगे 5 कंप्यूटर से बच्चे कोडिंग और ई-लाइब्रेरी का उपयोग करने लगे। स्कूल के बच्चों के लिए ओपन जिम और पार्क की व्यवस्था हुई। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय बनाए गए। जिस एक काम ने बच्चों को स्कूल से जोड़ दिया, वो था बच्चों के लिए स्कूल का फ्रेंडली वातावरण। बाल सभा के जरिए छात्रों में जागरूकता अभियान चलाया गया। जब से इस बाल पंचायत का गठन हुआ है, तब से हमारे स्कूल में ड्रॉप आउट रेशियो 0 हो गया है, क्योंकि हम घर घर जाके सभी माता पिता को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। स्कूल के सभी बच्चों का ब्लड ग्रुप डेटा तैयार किया गया, उन्हें आधार से जोड़ा गया। इसका फायदा तब दिखा जब एक स्पेशल चाइल्ड खो गई थी, तब आधार के जरिए वो वापस अपने घर पहुंच पाई। हसुड़ी औसानपुर का उच्च प्राथमिक विद्यालय आज प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों से प्रतिस्पर्धा में आगे निकल चुका है। यहाँ सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी पढ़ते हैं। अब बाल अधिकार चार्टर को पूरी तरह से लागू करने के निर्देश का असर दिख रहा है। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में बच्चों के हितों को अमली जामा पहनाने के लिए कई समितियां और विभाग कार्य कर रहे हैं। ग्राम पंचायत हसुड़ी औसानपुर देश की पहली ग्राम पंचायत है जहां ग्रामीण स्पेस लैब है। इसरो के मॉडल पर इस ग्राम पंचायत में विक्रम साराभाई ग्रामीण स्पेस लैब की स्थापना की गई। ग्राम पंचायत द्वारा व्योमिका स्पेस एकेडमी के सहयोग से स्पेस लैब की स्थापना कराई गई। इसरो के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक यहाँ के स्पेस लैब में नियमित रूप से ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। 20 दिसंबर को हमें हमारे 7 बच्चों को इसरो जाने का मौका मिला, जहाँ पे सैटेलाइट का निर्माण हो रहा है। हमारे बच्चों को वहाँ जाके दिखाया गया किस तरीके से कैमरे वहाँ काम करते हैं, किस तरीके से उसमें सर्किट्स का क्या काम रहता है, सारी चीज़ों को वहाँ के लैब में हमें दिखाया गया।
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में जाने का बच्चों को मौका मिला। 6 प्रोजेक्ट वहाँ बच्चों ने चयनित किया है जो शीघ्र ही हम अपने गांव में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है कि ग्राम पंचायत का खुद का अपना मौसम केंद्र होगा। इसके अलावा सॉइल टेस्टिंग का किट रहेगा किसानों के लिए, और हम GIS मैपिंग के माध्यम से पूरे गांव का एक मैपिंग करेंगे, जिसके थ्रू हम ये बता सकें किसानों को कि कब उन्हें खाद डालनी है, कब उन्हें पानी की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो हमारे विद्यालय में क्यारी लगी हुई, वहाँ पे भी हम सेंसर के माध्यम से एक सिस्टम लगाएंगे, जिससे कि बच्चों को भी पता लगे कि हाँ हमारे पेड़ों को भूख लगी है, इन्हें पानी चाहिए, इन्हें भोजन चाहिए। इस तरीके से 6 प्रोजेक्ट हमने डिसाइड किए हैं, जो आने वाले 2 से 3 महीने में हम अपने स्कूल के माध्यम से यहाँ करने जा रहे हैं। ये सब संभव हुआ है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शी सोच और प्रगतिशील विचारों की वजह से। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग द्वारा विद्यालयों का कायाकल्प कर सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार का वो कदम है जो प्रदेश के गांव-गांव में बच्चों के भविष्य को बेहतर बना रहा है। इससे न केवल पढ़ेंगे बच्चे बल्कि बढ़ेंगे बच्चे और सुरक्षित होगा भारत का भविष्य। भविष्य निर्माण के हर कदम पर साथ उत्तर प्रदेश सरकार। त्रिपाठी जी, आपने थोड़े बहुत फंड्स की व्यवस्था की और उसमें आपके आदरणीय जो हेडमास्टर थे जिन्होंने आपको पढ़ाया था, छिपावन जी, उन्होंने आपसे गुरु दक्षिणा मांगी, तो फिर धीरे धीरे स्कूल में बदलाव आने शुरू हुए। हाँ, फिर हमने क्या किया कि चूंकि टीचर्स थे, टीचर बाहर से थे, तो अब एकाएक हम उनके ऊपर प्रेशर तो नहीं बना सकते थे, लेकिन उनको हमने सिस्टम के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया कि हम डायरेक्ट एकाएक इनको लोड नहीं दे सकते। तो हमने जब सुविधाएं दी वहाँ पे, और उनको हमने समझाया कि देखिए आप एक वेल ट्रेंड और पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, हाई स्कूल और इंटर पास अगर कॉन्वेंट में पढ़ा रहा है, लोग वहाँ भेज रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को अगर यहाँ पढ़ाएंगे तो लोगों में संदेश जाएगा। तो उन्होंने हम उसका हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, और उसमें 13 बच्चे जो हमारे टीचर थे, 7 टीचर थे स्कूल में, सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी, आशा बहू, एएनएम तक के बच्चे आए, कुल टोटल 13 बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन हुए। और मैंने अपनी तरफ से बच्चों को टाई, जूता, मोजा और जो भी व्यवस्थाएं थी एक बड़े से बड़े कॉन्वेंट स्कूल में, वो हमने वहाँ उपलब्ध कराई। धीरे धीरे एडमिशन का एक कंडीशन आया कि 300 प्लस हमारे यहाँ पहुँच गया, दूसरे स्कूलों से भी बच्चे आने लगे। और जब यहाँ आने लगे और बच्चों का एजुकेशन सिस्टम देखे, तो धीरे धीरे हमारे शिक्षकों में भी व्यवहार में परिवर्तन हुआ। हर कमरे में हमने एक कैमरा लगाया, स्कूल में एक वो भी पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगा, और स्कूल में अलग अलग हमने व्यवस्थाएं की, जो भी 19 या 21 पैरामीटर डिपार्टमेंट के थे, उससे इतर जाके हमने व्यवस्थाएं दी। म्यूजिक के संयंत्र हमने दिए जितने भी होते हैं, खेल कूद के सारे सामान हमने उपलब्ध कराए वहाँ पे। स्मार्ट क्लासेज हैं, प्राथमिक सेक्शन को पूरा हमने वातानुकूलित कराया, और बच्चों को एक्सपोजर विजिट पे भी हम अलग अलग जगहों ले जाने लगे। तो उनका एक मोटिवेशन बहुत हाई हुआ बच्चों का, धीरे धीरे बदलाव हुआ। गाँव के लोगों को लगा कि नहीं, हमने सही निर्णय लिया। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे शुरुआत किया, और 24 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश के मांडला में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से मुझे गुड गवर्नेंस का पुरस्कार मिला, और देश का सर्वोच्च पुरस्कार नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, 2 अवार्ड एक साथ मुझे मिले। जो ये पहली बार ऐसा पंचायत है जो इसको अवार्ड मिला, दोनों एक साथ। तो उससे मुझे और प्रेरणा मिली आगे काम करने की, और स्कूल पे खासकर फोकस करने की। अब स्कूल को हम और ऊंचाई पे ले जाएंगे। गांव में आपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया और CCTV लगाए हैं, क्या सोच के लगाया था आपने? चुनाव के पहले जो मैंने देखा कि चुनाव के समय में प्रधान जी जनता के कदमों में रहते हैं, और चुनाव के बाद जनता प्रधान के कदमों में रहती है। तो उस धारणा को बदलने के लिए, क्योंकि जैसे शुरुआत में जब मैं प्रधान बना, जिससे मैं बोलते अरे भाई अब तो प्रधान बन गए, अब तो मज़े ही मज़े हैं। मैं सोचा कौन से मज़े हैं? बोले अरे अब तो खूब पैसा है, तो फॉर्च्यूनर चलोगे भाई, ये वो। तो जो पब्लिक इमेज एक थी गांव में या गांव के बाहर कहीं भी, जैसे हम लोग कहते थे आप कौन हैं, प्रधान हैं, तो उनकी आँख चमक जाती थी कि ये तो दुनिया का सबसे भ्रष्ट आदमी। प्रधानों के जैसे आमतौर पर नज़रिया बना हुआ है कि ये राशन चोर, पेंशन चोर, मतलब जो भी प्रक्रिया दे सकता है कोई देता है, लेकिन उनको ये नहीं है कि पंचायतों की जिम्मेदारियां कितनी हैं। हमारे लिए सर ये है कि हमें 5,000 वेतन मिलता है, हमारी ड्यूटी 24 घंटे 12 महीना और 5 साल है।
और काम हमारे क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा काम प्रधान के जिम्मे है। आधी रात को अगर किसी को अगर डिलीवरी होना, बच्चा होना है, तो घर वाला ये चिल्लाएगा हे प्रधान या हे भगवान, पहले भगवान का फिर प्रधान का नाम लेगा। तो सारी जिम्मेदारियां हमें हैं। तो खैर उन सब का हमने वही निर्णय लिया कि क्यों ना एक ऐसा मॉडल दिखाया जाए कि नहीं, प्रधान ऐसे ही है और कैसे कम संसाधन में हम कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि जब 2018 में प्रधानमंत्री से मैं मिला तो लगभग 45 सेकंड तक उन्होंने मुझसे बात किया और जो उन्होंने हमें नसीहत दी कि गांव का प्रधानमंत्री होता है, आपके पास वो असीमित शक्तियां हैं जो एक प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां जो मेरे पास नहीं हैं। तो मैंने उनसे पूछा कैसे, बोले चेक पे साइन करने का पावर प्राइम मिनिस्टर को नहीं, चीफ मिनिस्टर को नहीं, किसी विधायक प्रधान जी को है, सिर्फ प्रधान के पास में है कि जो अपनी निधि पे साइन करते हैं। मैं लिखता हूँ जिलाधिकारी मेरे सांसद निधि से, तो वहाँ से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली और मैंने सोचा कि अब ये कर दिखाते। मैंने सारे विभागों से जितने लाइन डिपार्टमेंट थे सबका मैंने काम पढ़ा, कहाँ से क्या होना है, सबसे पत्राचार शुरू किया। हर दरवाजे पे मैंने ठकठकाना शुरू किया, कटोरा लेके। हम तो साहब भिखारी आदमी, जो दे उसका भी बोला, जो ना दे उसका भी बोला। तो बदलाव शुरू हुआ, काम मिलना चालू हुआ, अन्य अन्य विभागों से काम शुरू हुआ। आपके गांव पे एक छोटी सी फिल्म भारत सरकार ने बनाई है, तो आइए देखते हैं ग्राम सभा हसुड़ी अवसानपुर पर एक छोटा सा वीडियो। इन नन्हे नन्हे कदमों ने मजबूती से बढ़ चढ़ के जो दुनिया को सुनानी है, ये नए भारत की कहानी है। अब हर एक गांव में बढ़ते संवरते बचपन की कथा ग्रामीणों की जुबानी है। ये नए भारत की कहानी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता से प्रेरित होकर पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने SDGs का स्थानीयकरण करते हुए भारत के सभी गांवों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत बनाने का निर्णय लिया। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्राम पंचायतों ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य निर्धारित किए तथा युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए अल्प अवधि में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों का ज्ञानात्मक विकास, जिससे उनकी सीखने की क्षमता बढ़े। इसलिए हमने अपने गांव के स्कूल में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया है, जिससे बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। हम किताबों में लिखी बातों को स्मार्ट क्लास में कंप्यूटर और टीवी पे देखते हैं, तो ये हमें समझ भी आती है और पढ़ने में मन भी लगता है। हमारे गांव में लाभार्थियों को टीकाकरण होता है ताकि बच्चे निरोग रहें, स्वस्थ रहें, उन सबका शारीरिक विकास हो, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। बच्चे ठीक से खाएंगे नहीं तो उनके शरीर में कमजोरी आ सकती है, तो उनकी खुराक बेहतर बनाने के लिए हमें पोषण किट दी जाती है। एवं पाठपढ़ा सहित सब खेलकूद कराऊँ। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए हमने पढ़ाई के साथ साथ उनके खेल कूद का भी पूरा ध्यान रखा है। ई लाइब्रेरी बनने से अब हम कंप्यूटर की शिक्षा भी स्टूडेंट्स को दे पा रहे हैं, जिससे अब उन्हें नए नए क्षेत्रों का भी ज्ञान मिल रहा है। पहले हमारे इलाके में तस्करी और कम उम्र में शादी का चलन था, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत ने हमारे इलाके के सभी बच्चों को शामिल करते हुए बाल सभा जागरूकता अभियान रैली शुरू की। हमने खुद बाल सभा में इन मुद्दों पर चर्चा की। हमने इन मुद्दों को ग्राम पंचायत में हुई बाल संरक्षण समिति की बैठक में भी उठाया था। बाल संरक्षण समिति की ओर से हमने इन मुद्दों को लेकर घर घर जाकर अभियान चलाया। अब हम सभी अपने क्षेत्र में
तस्करी या कम उम्र में शादी को रोकने के लिए काफी सतर्क और जागरूक हैं। भारत का भविष्य उज्जवल बनाने हेतु ग्रामीण भारत में चली है भारत का बचपन उज्जवल बनाने की बयार। आइए स्वस्थ, सुरक्षित व सुशिक्षित बचपन की ये परंपरा बनाएं, नए भारत की कहानी पूरे विश्व को सुनाएं। त्रिपाठी जी, आपको जो 2 पुरस्कार आपने बताए, इसके अलावा भी आपके कार्य की सराहना राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हुई है, और वो कौन कौन से पुरस्कार मिले आपको? हमें जब 2018 में ये पुरस्कार मिले तो उसमें हमें नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा, जो भारत के टॉप 20 पंचायतों को मिलता था, उसमें मुझे 10 लाख मिले, और दीनदयाल उपाध्याय में मुझे 10 लाख, तो टोटल मुझे 20 लाख रुपया अवार्ड मनी मिला। तो मुझे लगा कि अगर काम करके अवार्ड मिलना है तो अब मैं उसी पे लग जा रहा हूँ कि काम करके मैं पैसा कमाऊंगा और उसको गांव में ही विकास में खर्च करूंगा। वो सारा पैसा आपने गांव के विकास में ही हमने वो पैसा खर्च किया। अभी हाल में आपको 2023 में एक पुरस्कार मिला, चाइल्ड फ्रेंडली, किस बात के लिए मिला आपको? हमने अपने गांव के जो स्कूल था हमारा, उसमें दिसंबर 2022 में 14 नवंबर 2022 को वहाँ देश की पहली ग्रामीण स्पेस लैब की स्थापना कराई थी। ग्रामीण स्पेस लैब की स्थापना कराई। अच्छा। एक पिक्चर आपको भी ध्यान होगा, मिशन मंगल आई थी। उसके पहले लोग भारत में लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं था इसरो या इनके प्रति। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने इसरो के प्रति सोचना शुरू किया, तब से बहुत सारे बदलाव वहाँ हुए। तो मैं पिक्चर देखने गया था, तो वहाँ उस पिक्चर को देखने के बाद मुझे लगा कि नाली, सड़क, खड़ंजा तो सब बनवा रहे हैं, ये बेसिक काम आज इससे लेके अनादि तक चलता रहा और चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा। क्यों ना अपने गांव से वो बच्चे, चूंकि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं या 9वीं तक के बच्चे होते हैं, वो अपना करियर डिसाइड नहीं किए रहते हैं, वो लगे रहते हैं ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो इनको क्यों ना हम शुरुआती स्टेज में ही एक सपना दिखाएं और वो सपने के पीछे भागें, और 9वीं तक जाते जाते एक अपना एक टारगेट फिक्स कर लें कि हमें स्पेस में जाना आगे का जीवन कैसा होगा, हमें स्पेस में जाना है, हमें 3D प्रिंटिंग में जाना है, AI सिस्टम में जाना है, कोडिंग करेंगे, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो नई शिक्षा नीति है जो लागू भारत सरकार ने की, उस पर मैंने काम किया और उसको देखते हुए उस पिक्चर से मैंने प्रेरणा ली और हमने अपने गांव में स्पेस लैब की स्थापना करने का निर्णय लिया। फिर वहाँ समस्या आ गई फंड, क्योंकि हमें साल भर में 6 लाख मिलते हैं। 2 साल मैंने गांव में कोई काम नहीं कराया। लोगों का विरोध नहीं हुआ? खूब विरोध हुआ कि काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। उन 2 सालों में मैंने अपने गांव में बाल पंचायत की स्थापना कराई। बाल पंचायत में हमने स्थापना इस नाते कराई कि 18 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनके भी जो बाल अधिकार हैं, उनका कोई भी राजनीतिक, चाहे वो प्रधान हो या ब्लॉक प्रमुख हो, सांसद हो, विधायक हो, उससे नहीं मतलब रखता है, क्योंकि वो वोट नहीं देते। तो मैंने उसको कि इनका अधिकार मिले, उस पर मैंने फोकस किया। बाल पंचायत का गठन कराया और बाल पंचायत जैसे हमारी ग्राम पंचायत काम करी, वैसे उसने काम करना शुरू किया। वहाँ से आया कि हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, नए ज़माने की नई चीज़ें चाहिए, करियर गाइडेंस चाहिए, हमें खेल कूद में हमारे आगे जाना चाहिए। अभी हमारे गांव के बच्चे जो बेसिक शिक्षा विभाग का खेल कूद का हुआ है, भैंस चराने और बकरियां चराने वाली बच्चियां बैडमिंटन में 2nd रनर अप रह के गई हैं स्टेट लेवल पे अभी 4-5 महीना पहले। आप बता रहे थे कि गांव में स्पेस लैब आपने बनाया, तो इसमें जो टेक्निकल नो हाउ है, जानकारी है, कैसे बनाएंगे, ये कैसे हुआ? ये हमने इसरो की वेबसाइट पे जाके हमने वहाँ पे अध्ययन किया, तो वहाँ बहुत सारी स्पेस ट्यूटर कार्यक्रम में कंपनियां थी उनसे। तो एक स्टार्टअप उसमें था उत्तर प्रदेश का, मैंने उनसे संपर्क, उन लोगों से सहयोग मिला, उनसे जब संपर्क किया तो उन्हें तो विश्वास ही नहीं। अभी जो हमारे गांव के मॉडल पे जो है, यूपी के करीब 13 जिलों में 24 लैब लग चुकी है और 14 राज्यों इसमें जो टेक्निकल सपोर्ट है वो इसरो का है, इसरो और बेउमका फाउंडेशन है, उसका दोनों का सहयोग रहता है। ये वहाँ पे अपना लैब इस्टेब्लिश करते हैं अलग अलग मदों से, जिला पंचायत, विधायक निधि, सांसद निधि और कुछ जिलाधिकारी जो है एक्टिव हैं, उन्होंने भी। देश के अन्य राज्यों में भी ये कार्यक्रम फैल रहा है। 14 राज्यों में ये इस समय कार्यक्रम चल रहा है और सबसे ज़्यादा इस समय असम के बोडोलैंड में उन्होंने 100 लैब स्थापित करने का MOU उस फाउंडेशन से किया और 15 लैब आज के डेट में वहाँ लग चुके। 15 लैब इस्टेब्लिश हो, आज भी वहाँ पे एक लैब का बोडोलैंड के चीफ वहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं उसका। तो जो बाल पंचायत का जो गठन हुआ हमारे यहाँ,
उसमें फिर निकल के आया कि हमें क्वालिटी एजुकेशन आए। फिर मुझे आइडिया चूँकि था उसमें दिमाग में, हमने कहा ठीक है, हम आपको नई शिक्षा नीति के तहत नई चीज़ दे रहे हैं। एक कमरे में हमने उस लैब की स्थापना कराई। इनको हमने एग्रीमेंट किया कि हम पार्ट में आपको पेमेंट देंगे। इन्होंने उसको स्वीकार किया। पहले तो इनको विश्वास ही नहीं हुआ कि सरकारी स्कूल में भी इस तरीके से कोई लैब लगाने की सोच सकता है और कोई प्रधान इस तरीके के सोच सकता है। तो स्कूल का जब इन्होंने विजिट किया तो इनको चारों खाने चित्त हो गए। देखा इन्होंने, बोले हम यहाँ लगाएंगे, और हमने फंड दिया इनको। स्टार्टिंग में इन्होंने काम शुरुआत की और 1 महीने का हमारे यहाँ 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक हमने 1 महीने का कैंप चलाया। पूरे जनपद से करीब 10,000 से ऊपर बच्चे आए स्कूल के बेसिक शिक्षा के जितने भी जूनियर हाई स्कूल के थे, कंपोजिट वाले सब आए। और पूरा पिक्चरों में जैसे पीपली लाइव एक पिक्चर आई थी कि चारों तरफ से आ गए, नत्था जी कहाँ गए, यहाँ गए, वहाँ गए, वैसी भीड़ लगी। कोई टेम्पो से आ रहा है, कोई सरकारी बस से आ रहे हैं, कोई अभिभावक लेके आ रहे हैं। रात में 1:30 2 बजे तक बच्चे वहाँ 100 150 बच्चे बैठे रहते सिर्फ चांद को देखने के लिए। और जो बदलाव वहाँ हमें दिखा कि बच्चों को जैसे, या हमें ही हमारे पूर्वजों ने, दादा दादी या नानी ने कहानी में सुनाया कि बेटा वो देखो चांद पे एक गुड़िया बैठी है, या वहाँ पे वो आटा पीस रही है, बरगद का पेड़ है। तो एक हमारे मन मस्तिष्क में बचपन से था कि यहाँ बरगद का पेड़, तो वैसे वो दिखता भी था। जब बच्चों ने देखा पहली बार टेलीस्कोप से तो मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके अंदर इतना बदलाव आएगा। वो ऐसे टेलीस्कोप के आगे ऐसे पकड़ते थे कि जैसे चांद उनके हाथ में। फिर घर गए तो अपने परिवार से बोले, रे दादी आप बोलती थी ना कि वहाँ ये है, ना 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 ना, वहाँ पे तो गड्ढे हैं, पानी भी हो सकता है, वहाँ पे तो एलियन भी हो सकता है। तो पूछते बेटा वहाँ जाएंगे कैसे? तो बोले जाने के लिए तो एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा? तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? तो ये स्पेस में जाना पड़ेगा। बच्चों के मन में एक सपना जागृत हुआ और उनके फैमिली के प्रति भी जागरूक हुए। वो खुद देखने आते थे गांव के बुजुर्ग। एक हमारे यहाँ 98 साल की थी महिला, वही अपने नतनी के साथ देखी और रोने लगी कि हम तो सोच रहे थे कि वैसे मर जाएंगे। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, हमें पता लग गया गड्ढा है, पानी भी है, आदमी वहाँ जा सकता है और रह सकता है। दिलीप जी, आपने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई उसी गांव के स्कूल से की है। उस समय के किसी शिक्षक की याद है आपको? हमारे एक तो रामबरन जी मास्टर थे, वो हैं, और स्वर्गीय छिपावन जी हैं, 2 लोग थे उसमें। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन रहा है अब तक? जो सबसे महत्वपूर्ण रही हमारी माता जी थे। माँ जी, क्योंकि वो गांव में सबसे पढ़ी लिखी पहली महिला थी। तो बचपन से ही वो हमें जो ABCD या जो प्राइमरी में नहीं पढ़ाया जाता था उन सब पे पढ़ाती थी। और गांव की महिलाएं डेली 2-4 आती थी कि चिट्ठी लिख दीजिए, बम्बई भेजना है, या बम्बई से चिट्ठी इसको पढ़ के सुना दीजिए। तो वो सुनाती थी, या जब वो चिट्ठी लिखती थी तो मैं बड़े ध्यान से सुनता था कि कैसे महिलाएं अपने पति का नाम नहीं बताती हैं, कैसे नहीं फलानुआ के दादा, फलानिया के, इस तरीके से। तो वो लगता था कि कहीं ना कहीं इनको जागरूकता का अभाव है, या अभी इनके विचार पुराने जमाने के हैं। तो धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव की। तो हमारी जो पहली शिक्षक थी हमारी माँ थी। आपको बनाया उन्होंने, जो कुछ व्यक्तित्व है आपका, जो गांव से हमारा जुड़ाव था, ये हमारी पहचान तो गांव से ही है और हमारे परिवार से है। हमारे परिवार चूंकि पहले से गांव में पढ़े लिखे लोग, सरकारी नौकरी में हमारे 3 पीढ़ी से लोग थे। मैं ही इकलौता आदमी था जो सरकारी नौकरी में नहीं गया, क्योंकि मैं बन के नहीं रहना चाहता था। गाँव में हमारे एक आदमी थे। फिर आप प्रधान न बन पाते ना शायद। तो आपको डेस्टिनी ने कहा कि नहीं आप इधर जाएंगे। हमें कुछ अलग करने का था। गांव में एक पोस्ट ग्रेजुएट थे, हमने पहली बार डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कंप्यूटर डिप्लोमा होल्डर कोई नहीं था, हमने किया। हमारे परिवार ने सरकारी नौकरी किया, हमने बिजनेस किया, तो हमें सफलता मिली। लेकिन कुछ अलग करने का शुरू से हमारे मन में विचार रहता था कि कुछ वो ताकत कहाँ से आती है, इतना सब काम करने, इतना सब भाग दौड़, ये वो। अब एक तो देखिए हमारे साथ जो दुर्घटना हुई, एक तो सबसे बड़ी ताकत वहाँ से मिली। वो एक टर्निंग पॉइंट है कि यदि वो सड़क होती तो माँ नहीं जाती, वो रहती, शायद हमारे भी बच्चों को उनका प्यार मिलता। और आज उस सपने को सच करने के लिए मैंने पूरे गांव में 14 किलोमीटर पिच रोड बनवाया। 6 दिशा में मेरे गांव में आज रोड है, 4 मीटर से चौड़ी रोड है। आने वाले 100 साल तक हमारे गांव में सड़क की जरूरत नहीं। दिलीप जी, आप सपना देखते हैं? क्या सपना है आपका, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए,
गांव का प्रधान, गांव के लोगों ने जो प्रधान बनाया तो काफ़ी कुछ उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों रहता है। रहेगा 100% देखिए भगवान ने हमें 5 उँगलियां बराबर नहीं दी, तो हम कैसे 100% लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन यह एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप चूँकि ग्राउंड लेवल पे जुड़ेंगे, आप और किसी पोस्ट पे बैठे हों लेकिन गाँव के अंतिम आदमी से आप नहीं जुड़ सकते। इसमें हर आदमी के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है। उसी को मैंने अपना माध्यम बनाया और ये आज है कि मैं जो कुछ भी हूँ आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि देश का सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाली पंचायत मेरी है। डीएम से लेके आज हमें राष्ट्रपति तक ने पुरस्कार दिया। आज हमारी पंचायत देश की तीसरी चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत है, तो मेरे उस गांव के सहयोग से, गांव वालों के आशीर्वाद की बदौलत है। और उसमें भी मेन कारण यह है कि शिक्षा पे जो मैंने काम किया उसके नाते मुझे इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे। और आगे भी मेरा पूरा प्रयास, अभी मैं हमारे विद्यालय पीएम श्री में भी चयनित हुआ है, अब आगे उसको हमारा इंटर तक ले जाने का विचार है। स्कूल में बदलाव के लिए, पढ़ाई के स्तर में बदलाव के लिए, स्कूल के परिवेश में बदलाव के लिए और गांव स्तर पे सुविधाओं के बनाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत फंड्स मिलते रहते हैं, आपने उनका बहुत उल्लेख भी किया है। तो जो अभी हो रहा है उसके अलावा आपका कोई आइडिया है कि अगर ये किया जाए तो और अच्छा हो सकता है? इसमें बिना देखिए जो कार्य हो रहे हैं, सरकारें पहले भी थी, पहले राजशाही थी, फिर अंग्रेजी शासन आया, प्रजातंत्र लोकशाही आई। जब तक सामुदायिक सहयोग नहीं लेंगे, लोगों की सहभागिता जब तक नहीं होगी तब तक यह संभव नहीं है। और मैंने इसको बहुत से जगहों पे कर दिखाया। कहीं कर्मचारी बहुत सारे हैं, उनको मैंने मोटिवेट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पदों पे बैठा हुआ व्यक्ति या उनके पति या उनके पूर्वज उसी प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आए हुए हैं, उसी गांव की पगडंडी से धूल फांकते हुए स्कूल जाते थे, झोला बोरा वाला लेते हुए। लेकिन आज वो वहीं से पढ़ के गए, वो शर्म आती है उनको कहने में प्राइमरी का पढ़ा। और मैं तो बड़े बड़े मंचों पे जाके कहता हूँ कि मैं तो प्राइमरी का प्रोडक्ट हूँ। तो उस तरीके से अगर ऐसे लोग समाज में प्राइमरी स्कूल में कभी पिटे हैं दिलीप जी? जी खूब पिटाई उसको याद से उनको याद रखते हैं आप? बांस के डंडे से हाथ पे पिटाई होती थी, कभी स्कूल बंक करते थे तो उसमें भी होती थी। तो जो समुदाय का जो सहयोग है उसमें अभी आपने बताया था कि जब आप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो महिलाओं ने आपको बहुत सपोर्ट किया। महिलाओं की भागीदारी को कैसे और बढ़ाया जा सकता है और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है? सबसे ज़्यादा मेन रोल जो एजुकेशन सिस्टम में सुधारने का वो महिलाओं पे ही फोकस करना है, क्योंकि पुरुषों को क्या है कि वो खाली दिमाग उनका रहता है, इधर उधर रहता है। क्योंकि महिलाएं क्या है, सबसे ज़्यादा समस्या वही झेलती है, घर में, परिवार में, बाहर में, समाज में, बच्चों के साथ। तो वो हमेशा चाहती मैं तो चूल्हा फूंक रही हूँ या मैं ये करूँ, मेरे बच्चे कम से कम इससे आगे बढ़ के जाएं। हर माँ का एक सपना रहता है कि ये पढ़ लिख के कुछ अच्छा नाम करे, हमारा भी नाम आगे जाए। तो उनको जो मोटिवेट हमने किया, उन्हीं के माध्यम से हमने कि नहीं बच्चियों को आप स्कूल भेजिए। हमारे गांव में बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे, आज 50% से ऊपर बच्चियां हमारे स्कूल में पढ़ रही हैं। हमारे गांव के वार्ड मेंबर 11 हैं, 11 महिला हैं, सब निर्विरोध, उनका कोई चुनाव नहीं हुआ। और बाल पंचायत की अध्यक्ष जो है वो भी बच्ची है। और उसके माध्यम से पूरे गाँव की अब ऐसी ऐसी समस्याएं बच्चे लेके आ रहे हैं स्कूल में, जिनका उनसे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उनका यह है कि वहाँ कीचड़ है, वहाँ एक पेड़ लग जाए या वहाँ सड़क जो है थोड़ी और चौड़ी हो जाए, वहाँ गंदगी रहती है। ऐसे सामाजिक मुद्दे गांव के बच्चे लेके आ रहे हैं जो गांव हम लोग कभी ध्यान नहीं देते थे। और चूंकि बच्चों को जब उनके राइट्स मिले, जैसे हमने अपने गांव में उनको पार्क दिया, अच्छा, बच्चों के लिए हमने अलग से चिल्ड्रन पार्क बनाया, सारी फैसिलिटी उनको हमने दिया, एक्सपोजर का मौका दिया, तो बच्चे खुल के हमारे साथ आए। और जो दूसरा मैं चुनाव जीता हूँ, टोटल वोट परसेंटेज का 90% वोट मिला। आपको लगता है कि आप जो कर रहे थे या जो आपने सोचा था, आप सफल हो गए? अभी तो पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि कुछ बाधाएं हैं अभी जो शासन स्तर पे हैं। अब वो चूँकि समस्याएं हर जगह हैं, हमारी विद्यालय की जमीन पे कब्जा है, मैं हटाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। शासन भी उसमें सहयोग कर रहा है, चूँकि पीएम श्री विद्यालय है। उसको आगे हमारा है कि हमारे गाँव के चूँकि 10 किलोमीटर बाद ही हमारे यहाँ हाई स्कूल है, इंटर का स्कूल है, तो बच्चियां आगे कैसे पढ़ेंगी 8 के बाद, ये सबसे बड़ा मेरे सामने चैलेंज है। उसको ये अभी शेष है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चे तो चले जा रहे हैं, लेकिन गांव की जो बच्चियां हैं वो 8वीं के बाद उनको एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत आ रही है। इसी को लेके बाल पंचायत भारत सरकार के सचिव से भी जाके मिल चुकी है। उस समय तत्कालीन सेक्रेटरी श्री सुनील कुमार जी थे, उन्होंने बाल पंचायत की बात को सुना और फिर प्रदेश सरकार से कह के हमारे विद्यालय को, चूँकि ऑलरेडी पैरामीटर हमारा पूरा करा था, पीएम श्री में कन्वर्ट कराया।
अब है कि ज़मीन खाली हो जाएगा तो और निर्माण करा के उसको हाई स्कूल या इंटर तक मान्यता दिलाने का पूरा प्रयास है। दिलीप जी, आपको बहुत पुरस्कार मिले हैं राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, और कोई ऐसा क्षण जिसमें आपको लगा हो कि हाँ बहुत संतोष हुआ हो कि नहीं अब कुछ सिद्ध हुआ, कुछ मिला? जब ये हमने लैब लगाई थी सर, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि देश की पहली ग्रामीण स्पेस लैब है। और 20 दिसंबर को हमारे सीडीओ श्री जयंत कुमार जी को इसरो से मेल आया कि आपके उस विद्यालय के कुछ बच्चे और टीचर और सरपंच को हम इसरो इनवाइट करने देखने के लिए। इसरो जाना था 20 दिसंबर। हम लोग कभी नई चीज़ थी, कभी सपने में नहीं देखे थे। रॉकेट वगैरह तो टीवी में देखे थे, लेकिन बनता हुआ सामने कैसे होता ये हमने ना देखा, ना बच्चों ने देखा। गांव के वो बच्चे जो लखनऊ में आए थे, लिफ्ट में नहीं चढ़े थे। इसरो चलने का प्लान शुरू हुआ। अहमदाबाद गए? अहमदाबाद बाई रोड गए हम लोग, 14 घंटा की जर्नी पर। सिद्धार्थ नगर से अहमदाबाद बाई रोड? बाई रोड 14 से 16 घंटा लगा हमें, लेकिन बच्चों में जोश, सब लोग पहुंचे। और जब हम उस लैब में गए तो अपने सामने हमने लैब को बनते हुए देखा, बच्चों ने देखा तो भौचक्के रह गए। एक एक चीज वहाँ करोड़ में, लाख में तो कोई चीज ही नहीं थी। वो एक क्षण दिमाग में वो एकदम अलग था। और वहाँ साइंटिस्ट जब हमें मिले तो 30% वहाँ महिलाएं साइंटिस्ट हैं, 30% महिलाएं साइंटिस्ट हैं। और चूंकि हमारी टीम में 5 बच्चियाँ गई थी, 2 बच्चे थे, वो मिलके उनसे बहुत प्रभावित हुई। मिशन मंगल जिस साइंटिस्ट के ऊपर बनी थी, 3 साइंटिस्ट महिला थी। एक रियल साइंटिस्ट वहाँ मिली, उनसे मिले, मीनल रोहित मिली। बच्चियाँ बड़ी प्रभावित हुई। और उत्तर प्रदेश के जितने भी साइंटिस्ट थे वहाँ सबसे मुलाकात हुई, सब इकट्ठा। पंचायत में काम करते हुए जिलाधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री तक तो मैं पहुँच गया। माननीय मुख्यमंत्री से भी मुझे 2 बार सीएम अवार्ड मिला, प्रधानमंत्री से मिल चुका, देश के 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुझे अवार्ड मिला पंचायती राज से। एक ही सपना था कि प्रथम नागरिक जो हमारे, उनसे कभी मिलने का भी मौका मिल जाए। अक्सर सोचा करते थे, सपने देखते थे कि किसी दिन मिलेंगे। 17 अप्रैल 2023 को हमारी पंचायत को देश की तीसरी बाल हितैषी पंचायत का पुरस्कार हमारे ग्राम पंचायत को मिला। और जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथों में विज्ञान भवन में, बच्चे भी गए थे? नहीं, बच्चे नहीं गए थे, क्योंकि ग्राम प्रधान को बुलाया गया तो पंचायती राज दिवस पे कार्यक्रम हुआ था। तो वहाँ वो क्षण हमारे लिए बहुत ही वो रहा कि लगा कि सिद्ध हो गया, जमीन से लेके आसमान तक। तो मतलब अब उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो उससे और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है कि हम गांव को और क्या से क्या बेहतर दें, और खासकर एजुकेशन सिस्टम को। क्योंकि जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, आप घर कितना भी बड़ा बना लीजिए, नींव कहाँ मजबूत होगी, टिकेगा नहीं। दिलीप जी, आपके स्कूल का अखबार में और मीडिया में और टीवी पे जिक्र होता रहता है, और फिल्म बनी है जिसको हमारे दर्शकों ने देखा भी है। तो आपके यहाँ विजिटर्स भी आते रहते हैं? हाँ जी, हमारे बाहर से लोग आए देखने? बाहर से लोग हमारे यहाँ खासकर स्पेस लैब को देखने के लिए रोज आते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों से हम कोई चार्ज नहीं लेते। अदर स्कूल के या टीचर्स आते हैं तो बच्चों से 20 रुपया शुल्क लिया जाएगा, क्योंकि आप फ्री में किसी को कोई ज्ञान देंगे तो उसका वैल्यू नहीं समझेगा। तो चूंकि हम बेसिक शिक्षा विभाग के, बेसिक शिक्षा विभाग हमारा है, तो हम वो बच्चों से कोई चार्ज नहीं, प्राइवेट से लेते हैं। और बाहर से भी लोग देखने आ रहे हैं। हमारे यहाँ करीब 3 साल पहले लवासना से 10 ट्रेनी ISO की टीम आई थी, मसूरी से। वो 10 दिन हमारे गाँव में रहे, लेकिन वो 2 घंटा डेली स्कूल में जाते थे। अच्छा। और एजुकेशन सिस्टम का वो अध्ययन करते थे, पीछे बैठ के पढ़ाते भी थे सारी चीज़ों पे। बच्चों के साथ वो मिड डे मील खाना खाते थे। मैं खुद साथ में रहता था उनसे, बच्चों को यह महसूस कराता था कि ये देखो IAS हैं, इनके 4 हाथ नहीं है, 4 आँख नहीं है, हमारे आप जैसे साधारण मनुष्य की तरह आप भी यहाँ जा सकते हो, ये देखो हमारे से बराबर में बैठ के। तो बच्चे उनसे खुद घुले मिले, उनके साथ शाम को आके खेलते थे, ट्यूशन पढ़ते थे। उनको वो आइडिया आया कि अगर हम जहाँ भी जाएंगे, हमारा फोकस इसी पर रहेगा कि हम सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम पे सुधार करेंगे। 10 दिन रहे, सारे गांव में उन्होंने विजिट किया। सब कुछ विजिट करने के बाद भी उनका जो लास्ट में ओपिनियन हमारे ऊपर था कि आप गांव के लोग हैं, चूंकि ये पुराने ज़माने की सोच वाले हैं, इनको बदलने में टाइम लगेगा। जितना टाइम हम इनको बदलने में लगा रहे हैं, उससे कम टाइम में आप अपने देश का भविष्य सुधार सकते हैं। तो आप बच्चों पे फोकस करिए, एजुकेशन सिस्टम पे। ये आने वाला कल है आपका, और इनके बदौलत आप आजीवन इनके दिलों में रहेंगे।
तो मैंने उसी पे उनकी बातों को आत्मसात करते हुए इस पर फोकस किया एजुकेशन। दिलीप जी, आप अगर लाइव हैं और आपके सभी साथी ग्राम प्रधान और बहुत सारे शिक्षक, स्कूल के बच्चे आपको सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उनसे? मेरा सभी ग्राम प्रधान और अध्यापकों से यह अनुरोध है कि देखिए, जैसे कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी है, जो उसका दूध पिएगा वह दहाड़ेगा। तो एजुकेशन सिस्टम गांव में नाली सड़क खड़ंजा तो सब प्रधान बनाते आए हैं, इन सबसे कुछ आगे नहीं जाना है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा है कि अगर आप उस पर सुधार करेंगे, उस पर लगेंगे और लग के उसमें गांव के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सुविधाएं उनको देंगे, तो वो आने वाले, चूँकि आपके वोटर भी हैं एक हिसाब से और गांव का भविष्य भी है, तो आपका गांव भी आगे बढ़ेगा, आपका भी नाम बढ़ेगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने गांव के स्कूल और गांव वालों के सहयोग से हूँ। तो शिक्षा व्यवस्था पे सबसे पहले आप अपनी नींव मजबूत करिए। नाली सड़क खड़ंजा तो कोई भी बना लेगा, कोई भी कर लेगा, लेकिन आप अगर एजुकेशन सिस्टम मजबूत कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये अपने आग में नजीर रहेगी। और वो बच्चे आज नहीं, जब तक रहेंगे तब तक कहें कि एक थे प्रधान जी जिन्होंने हमारे लिए काम किया, कोई प्रधान नहीं किया। तो सभी से मेरा यही अनुरोध है, खासकर अध्यापकों से भी, कि आप चूँकि इतने पढ़े लिखे और काबिल हैं और इतने टैलेंटेड हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो आप भी अपनी पूरी क्षमता का निर्वहन करते हुए बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करिए। अभी हमारे ही विद्यालय में एक टीचर हैं जो थे वो म्यूजिक टीचर, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिखाया, म्यूजिक को छोड़ के स्पेस टेक्नोलॉजी में उन्होंने इतनी रुचि दिखाई, सारी चीज़ें, कि आज उनको अध्यापक पुरस्कार भी मिल चुका है। तो अब और लोग भी इसको देख के अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का अनंत नहीं है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सभी टारगेट को पूरा किया जा सकता है। दिलीप जी, आप हमारे बीच आए, आपने समय दिया और अपने अनुभव साझा किए और अपने विचारों से हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया, उन्हें बहुत सारी बातें बताई हैं। हम इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।